जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों। डिस्कशन सीरीज के इस सेशन 4 में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमारे 3 सेशन हो चुके हैं। उनमें पहला कालीबंगा पर था, दूसरा आहड़ पर था और तीसरा गणेश्वर पर था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बालाथल सभ्यता रहेगा। इससे पहले मैं ये बता दूं कि इस सेशन का पर्पज़ यही है कि कंटेंट को कैसे लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ कीवर्ड्स और कहानियों का प्रयोग भी करेंगे। और कंटेंट है वो बेसिकली राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का रहेगा। इसके अलावा भी कई अन्य स्रोतों से ये कंटेंट लिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट को कीवर्ड से कैसे याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता की खोज और उत्खनन का जो जिम्मा था वो वीएन मिश्र के कंधों पर था। इससे पहले हमने बात की कि वीएन मिश्र पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इनके नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का भी उत्खनन किया गया था। वीएन मिश्र के साथ वीएस शिंदे और आर के मोहंती, ये दो नाम भी आपको याद रखना है। यानी कि बालाथल सभ्यता से आपको 3 नाम याद रखने हैं, जिसमें से प्रमुख तो रहेगा वीएन मिश्र और इसके अलावा वीएस शिंदे तथा आर के मोहंती, यानी मिश्र, शिंदे और मोहंती, जिन्हें आप कीवर्ड्स वीएसएम से लिख सकते हैं, जिनका अंग्रेजी का जो फर्स्ट लेटर होता है वीएसएम इससे बनता है। तो इससे याद रहेगा कि कौन सा व्यक्ति नहीं है। अगर एग्जामिनर ने ये पूछा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति बालाथल सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो बालाथल सभ्यता की अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें, तो सबसे पहले वीएन मिश्र को यहाँ से एक 11 कमरों वाला भवन मिला है और ये जो भवन है वो दुर्गनुमा था। यानी कि इस भवन के चारों ओर एक दीवार थी और इस दीवार से इस भवन की सुरक्षा की गई थी। इसलिए कहा गया है कि बालाथल सभ्यता से जो भवन मिला है वो दुर्गनुमा भवन है। ये भी अंदाज लगाया जाता है कि 11 कमरे थे, तो कहीं न कहीं व्यापार वाणिज्य से संबंधित ये सभ्यता रही है और यहाँ पर हो सकता है गोदाम हो। तो एक 11 कमरों वाला दुर्गनुमा भवन कहाँ से मिला है? तो बालाथल सभ्यता से मिला, आपको याद रखना है। बैराट सभ्यता जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ एक आएगा कि 5-6 कमरों वाला बौद्ध मठ मिला है। तो वो हम बैराट सभ्यता डिस्कस करेंगे, तब हम बात करेंगे उसके बारे में। अगर इसकी अगली विशेषता के बारे में हम बात करें, तो ये ताम्रयुगीन भी थी और लोहयुगीन भी थी। यानी कि वीएन मिश्र के द्वारा जब यहाँ पर उत्खनन किया गया, तो इन्हें 1800 बीसी के आसपास की और 600 बीसी के आसपास के कुछ उपकरण मिले हैं। उनसे ये अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता है वो कहीं न कहीं दोनों सभ्यताओं से संबंध रखती है। 1800 बीसी के आसपास इन्हें तांबे के कुछ औजार और तांबे के उपकरण मिले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है तांबे का एक सिक्का। वीएन मिश्र को एक तांबे का सिक्का मिला और उस सिक्के के एक तरफ तो है हाथी का अंकन था और दूसरी तरफ चंद्रमा का अंकन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाथी और चंद्रमा के अंकन वाला तांबे का सिक्का है वो बालाथल से मिला है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आहड़ से एक ऐसा सिक्का मिला है जिस पर अपोलो का अंकन है और उसके दूसरी तरफ त्रिशूल का अंकन है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि त्रिशूल का और अपोलो के अंकन वाली मुद्रा कहाँ से मिली, तो इसका आंसर आहड़ सभ्यता होगा। और आपसे ये पूछा जाए कि एक चंद्रमा और हाथी के अंकन वाला सिक्का कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर है वो बालाथल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के 600 बीसी के आसपास की विशेषताओं के बारे में, तो यहाँ से इन्हें लोहे के कुछ उपकरण मिले हैं और इन उपकरणों में सबसे ज़्यादा मिले हैं लोहे की भट्टियाँ। तो बालाथल से 5 लोहे की भट्टियाँ मिली हैं। इससे पहले जो डिस्कशन सेशन था हमारा, उसमें मैंने ये बताया था कि सुनारी सभ्यता से लोहे की भट्टियों के अवशेष मिला है। तो सुनारी सभ्यता एक लोहयुगीन सभ्यता थी और वहाँ से भी लोहे की भट्टियों के साक्ष्य मिलते हैं। बालाथल सभ्यता ताम्रयुगीन भी थी और लोहयुगीन भी थी और बालाथल सभ्यता से 5 लोहे की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं। तो ये आंकड़ा भी आप याद रखना कि यहाँ से 5 भट्टियाँ मिली हैं और सुनारी और बालाथल दोनों ही जगहों से लोहे को गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी की बात करें अगर हम, तो 9000 बीसी के आसपास नवपाषाण काल की शुरुआत होती है और उसमें मानव अग्नि का प्रयोग करना सीख गया था, खेती करना सीख गया था। तो 9000 बीसी के आसपास नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। 4000 बीसी के आसपास ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है। ताम्रपाषाण काल का मतलब ये होता है कि ऐसा काल जिसमें तांबे के औजार और पत्थरों के औजार दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो 4000 बीसी के आसपास का जो काल है वो ताम्रपाषाण काल माना जाता है। नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बाद लौह युग की शुरुआत होती है। लौह युग की शुरुआत दक्षिण भारत में तो 1000 बीसी के आसपास मानी जाती है
और उत्तर भारत में 600 बीसी के आसपास मानी जाती है। तो यहीं से हमें बालाथल से भी 600 बीसी के आसपास लोहे के कुछ औजार मिले हैं और लोहे की कुछ भट्टियां भी मिली हैं। इसलिए ये कहा गया है कि जो बालाथल सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता भी है और लोहयुगीन सभ्यता भी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कौन सी एक सभ्यता है जो ताम्रयुगीन होने के साथ साथ लोहयुगीन भी है, तो उसका आंसर बालाथल होगा। वीएन मिश्र के नेतृत्व में जब यहाँ पर उत्खनन चल रहा था, इन्हें यहाँ से एक ऐसा कंकाल मिला है जो 4000 ईसा पूर्व के आसपास का था। और उस कंकाल की जब छानबीन की गई तो ये पता चला कि यहाँ के निवासियों में कहीं ना कहीं कुष्ठ रोग था और कुष्ठ रोग के प्रमाण भी हमें मिलते हैं इस कंकाल के आधार पर। कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण बालाथल सभ्यता से मिलता है, जो कि 4000 बीसी के आसपास का एक कंकाल मिला और उस कंकाल की छानबीन करने के बाद ये पता चला कि इसके अलावा वीएन मिश्र को वहां से 500 बीसी के आसपास का हाथ से बुना कपड़ा मिला है। यानी कि यहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बालाथल सभ्यता के निवासी कहीं न कहीं कपास से परिचित थे और कपास से परिचित थे यानी कि वो कृषि करना जानते थे। तो बालाथल सभ्यता के जो लोग हैं वो कृषि, पशुपालन और शिकार इन पर निर्भर हुआ करते थे। यहाँ से अगर हम मृदबांडों की बात करें तो अन्य सभ्यताओं के मुकाबले यहाँ के जो मृदबांड हैं उन पर अलंकरण कम था। आहड़ को जब हमने डिस्कस किया तो हमने ये देखा था कि वहाँ के जो मृदबांड है उस पर केवल ज्यामितीय अलंकरण है और वहाँ के जो मृदबांड है वो लाल और काले रंग के थे, इसलिए उसे लाल और काले मृदबांड वाली संस्कृति भी कहा गया था। कालीबंगा को जब हमने डिस्कस किया तो वहाँ के जो मृदबांड हमें मिले वो लाल रंग के थे और उस पर काले और सफेद रंग की धारियां बनी हुई थी। गणेश्वर सभ्यता को डिस्कस किया तो वहाँ के मृदबांड में कपिस्वनी मृदबांड देखने को मिलते हैं जो कि काले और नीले रंग के हैं। तो चारों सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो मैं ये बता दूं, कालीबंगा सभ्यता के जो मृदबांड हैं वो लाल रंग के हैं और उन पर काले और सफेद रंग की धारियां हैं। गणेश्वर सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो मृदबांड है वो कपिस्वनी मृदबांड है यानी कि काले और नीले रंग के हैं। आहड़ सभ्यता के मृदबांडों की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो मृदबांड है वो लाल और काले रंग के होने के कारण इसे लाल और काले मृदबांड वाली संस्कृति भी कहा जाता है। बालाथल के जो मृदबांड है वो पके हुए नहीं है यानी कि आधे पके और आधे कच्चे हैं, इसलिए यहाँ के जो मृदबांड है उन्हें अपरिष्कृत मृदबांड कहा गया है। इसके अलावा वीएन मिश्र को यहाँ से एक कब्र मिली और उस कब्र में एक ऐसे व्यक्ति का शवदान मिला है जिसके पैर मुड़े हुए हैं। तो मुड़े हुए पैर वाले व्यक्ति का शवदान, ये जो विशेषता है वो बालाथल सभ्यता की रहेगी। और इसके अलावा अगर हम यहाँ के कलाकृतियों की बात करें, क्योंकि छोटी मोटी कलाकृतियाँ बहुत सारी मिलती हैं और उन कलाकृतियों को देखते हैं तो यहाँ से एक मिट्टी के सांड की आकृति मिली है और उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो इसकी पूजा करते थे। जैसे कि आज भी किसानों के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, दिवाली के दिन उसकी पूजा की जाती है। तो आपको उस स्थिति में रहकर सोचना है कि उस स्थिति में या उस सभ्यता में अगर आप होते तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बैल या सांड उतना ही महत्वपूर्ण होता जितना कि आज की वर्तमान सभ्यता में ट्रैक्टर है। तो अगर मैं अब शॉर्ट में आपको कीवर्ड्स बताऊं कि आपको क्या क्या याद रखना है बालाथल सभ्यता में, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वीएन मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसके अन्य सहयोगियों में वीएस सिंधे और आर के मोहंती थे। यानी वीएन मिश्र, वीएस सिंधे और आर के मोहंती का संबंध बालाथल सभ्यता से है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ से एक 11 कमरों वाला दुर्गनुमा भवन मिला है। 500 बीसी के आसपास का हाथ से बना कपड़ा भी मिला है। 4000 बीसी के आसपास का एक कंकाल मिला जिससे हमें कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें 600 बीसी के आसपास लोहे की कुछ भट्टियां भी मिली है जिससे हमने ये अनुमान लगाया था कि यह सभ्यता वो ताम्रयुगीन भी है और लोह युगीन भी है। इस बार जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो कई व्यक्तियों ने अपनी तैयारी डाइवर्ट कर दी है, कोई सेकंड ग्रेड में गया है, कोई फर्स्ट ग्रेड में गया है और इसलिए जो रेशियो है वो कंपटीशन का वो सेम हो गया जो पहले था। तो आपको डरना नहीं है। इस पर एक कहावत है कि राह में खतरा भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है।